अस्सलाम वालेकुम, आपको इस ट्रांसमिशन में खुशामदीद। मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की और फिर DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग, दोनों आपने सुनी होंगी। चंद चीज़ें ऐसी हैं जिनको अब ज़्यादा इस वक्त अपडेट करने की ज़रूरत है। एक तो ये हम जानते ही हैं कि भारत ने गुज़िश्ता रात बुज़दिनाना हमला किया और उसने हमारी सिविलियन आबादी, हमारी मसाजिद को निशाना बनाया, हमारे शहरियों को निशाना बनाया, जिसमें मासूम बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। नंबर एक। नंबर दो ये कि हमने उस एग्रेशन के जवाब में जो अपना दिफा किया, उसमें भारत के 5 जंगी जहाज़ों को तबाह कर दिया, मलियामेट कर दिया। उसमें उनके राफेल भी शामिल हैं, जिस पर उनको बड़ा फ़ख्र था। और राफेल और इन जहाज़ों के तबाह होने के हवाले से इंडिया की तरफ से ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा था। उनके मीडिया ने सुबह इसको रिपोर्ट किया, फिर अपनी साइट से हटा दिया। मगर मगरबी मीडिया जितना भी है, उसने सब हर एक मीडिया ने, चाहे वो फॉक्स हो, चाहे वो स्काई न्यूज़ हो, चाहे वो CNN हो, चाहे वो अल जजीरा हो, चाहे वो BBC हो या यूरो न्यूज़ हो, सब ने बरमला इस खबर को चलाया कि पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज़ गिराए हैं। और अब से थोड़ी देर पहले CNN पर बात करते हुए एक फ्रांसीसी इंटेलिजेंस ऑफिसर ने इस बात की तस्दीक की है कि एक राफेल तैयारा जो है वो पाकिस्तान ने मार गिराया है। और फ्रांस मजीद इस बात की तस्दीक कर रहा है कि और कितने जहाज़ हैं जो पाकिस्तान ने मार गिराए हैं, मगर एक की तस्दीक वो कर चुके हैं। तो भारत को ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने उनको नुकसान पहुंचाया है, लेकिन मामला यहां रुकेगा नहीं। इस खत्ते में बैलेंस ऑफ पावर लाजमी है। जब तक वो इंश्योर नहीं होता, इस्टेब्लिश नहीं होता, उस वक्त तक जंग के बादल मंडराते रहेंगे। पाकिस्तान जरूर बदला लेगा, क्योंकि अब हमारी बारी है। और ये वजीर आजम ने भी कहा, ये DGISPR ने भी कहा, यही आज की सलामती काउंसिल कमेटी ने भी कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा। तो हम फौरन अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं कि अब आगे पाकिस्तान को किस तरह से चलना होगा और कितना ज़रूरी है कि हमला किया जाए और कितना ज़रूरी है कि ना किया जाए। क्योंकि पाकिस्तान में ये दोनों आ रहा है जो डिस्कस हो रही हैं। हम हमला करेंगे तो अमन के लिए करेंगे, नहीं करेंगे तो अमन के लिए करेंगे, क्योंकि हम अमन पसंद लोग हैं। जौहर सलीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं। आपने अमेरिका, इसके अलावा टर्की, इटली, कई ममालिक को पाकिस्तान की तरफ से सर्व किया है और यूरो एशिया यूरोपियन डेस्क की सरबराही की है आपने। तो हमारे साथ मौजूद है बहुत ही एक्सपीरियंस्ड आप डिप्लोमेट हैं और आपसे हम इस हवाले से बात करेंगे जो सिचुएशन बनी है। और बहुत ही फाइनेस्ट मेरा पैनल है आज। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब दिफाई तज्जियाकार हैं, आप उनके तज्जिए सुनते रहते हैं, बेहतरीन और बहुत ही प्रोफेशनल तज्जिया आपकी होती हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड SM हाली साहब बहुत ही फाइन तज्जियाकार हैं और बहुत ज़बरदस्त तजुर्बा रखते हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जौहर सलीम साहब, सर आप फरमाइएगा कि अब ये सूरत हाल जिस तरफ जा रही है, अभी मैं डॉक्टर मलिहा लोधी को सुन रहा था, उन्होंने भी ये कहा कि बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान की तरफ से जवाब जाए और उसके बाद ही ये हो सकता है कि दोनों साइड्स मुज़ाकरात की बेस पर आएं या कोई बैकडोर डिप्लोमेसी शुरू हो सके। आप इससे कितना इत्तेफाक करेंगे? जी कमरान साहब, इत्तेफाक की बात है कि प्रोग्राम में मैं मसूद रजा। ओ जी जी मसूद साहब, जी अभी दो ही दिन पहले मैंने एक शो में बेसिकली ये कहा था कि अगले दिनों में इंडिया जो है वो ये सारा जो उन पर इंटरनेशनल प्रेशर पड़ रहा है, इसको वो मलखूज़ खातिर नहीं लाएगा और वो पाकिस्तान की डिटरेंस जो है कैपेबिलिटी को टेस्ट कर सकता है। और वो ही हुआ। तो देखें, पाकिस्तान ने अपनी डिटरेंस की कैपेबिलिटी बहुत ही एक लाउड एंड क्लियर तरीके से उनको बता दी है। जो हमारा रिस्पॉन्स था, उन्होंने तो रात को अटैक किया, मिसाइल्स के थ्रू किया। वो जो है वो मिसाइल्स को पाकिस्तानी जो है ना, कोई उनके जहाज़ तो पाकिस्तानी एयर स्पेस में नहीं आए, वहीं से उन्होंने मिसाइल्स फायर किए हैं और वो जो भी इतनी अनफॉर्चुनेटली इतनी जानें भी उसमें गई। लेकिन जब पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया तो उनके 5 जहाज़ जो पाकिस्तान ने गिराए हैं और इसमें 3 राफेल शामिल हैं और 2 एक SU और एक MiG-29। अब ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड किस्म के जहाज़ हैं और आपको पता है एक राफेल जो है ये $300 मिलियन कॉस्ट करता है उनको। ठीक। और सबसे जो बड़ी बात मैं समझता हूँ वो उनकी ये कीमत की बात नहीं है। बात ये है कि वो जो ये समझ रहे थे, ये आपको याद होगा कि मोदी ने कहा था
कुछ जब पुलवामा का वाक़या हुआ तो उसने कहा देखिए हमारे राफेल लेट हो गए, अगर राफेल होते हमारे पास तो हम जो है ना उनको मुंह तोड़ जवाब देते पाकिस्तान को। तो अभी राफेल हैं भी, लेकिन देखिए राफेल वो कैसे गिरे। तो वो जो उनकी एक मिथ थी ना, जो उनके एक उनको गुमान था कि शायद हमने जो इतने ज़्यादा पैसे लगा के इतने जदीद तरीन हथियारे हासिल किए हैं, इसके अलावा उन्होंने S-400 मिसाइल्स भी एक एंटी जो है ना एयर डिफेंस सिस्टम जो है उन्होंने लिया है, तो वो उसके बावजूद आपने देखें कि जिस तरह उनको बिफिटिंग रिप्लाई मिला है, और मैं उसे कहूँगा एडिक्वेट एंड बिफिटिंग। तो वो पाकिस्तान ने उनको ये बता दिया है कि जी हमारी डिटरेंस जो सी है वो इम्प्रेग्नेबल है। तो और अगर आपने इस किस्म की जो इश्तिहाल अंगेज़ी तो खैर आप काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, लेकिन अगर इस किस्म की मिसएडवेंचर्स किए तो उसका नतीजा जो है वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। तो हमने ये साबित कर दिया उस पर, और आपने देखा उसके बाद उन्होंने बैक ऑफ किया है। आप अगर इंडिया के मीडिया में देखें तो उसके बाद से अब बयानिया ये उनका बन रहा है कि जी हमने तो अपना वो जो एक्शंस हैं वो ले लिए, सारे जो लेने थे। एग्जैक्टली सर, मैं यही जानना चाह रहा हूँ, खता कलामी की माजरत जो है ना मकसूद था। मैं यही आपसे एक सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि अब ये जो बयानिया भारत का है कि जी हम गए, हमने अपना टारगेट अचीव किया, जो नुकसान हो सकता था जानी माली वो भी हमने बर्दाश्त किया, लेकिन अपना टारगेट अचीव किया। हमारी धरती पर 24 इम्पैक्ट उसने दिए हैं, तो इसका जवाब क्या लाजमी नहीं है? देखिए मैं इसको ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में लेता हूँ। प्रोपेगेंडे का जो है ना जवाब जो है वो ज़रूरी नहीं होता। वो तो आपको पता है पुलवामा पे भी उनका जहाज़ जब गिरा था पूरी दुनिया ने देखा, अभिनंदन गिरा, और बाद में उन्होंने अपनी उसी अभिनंदन को जो उसकी हालत थी उसको बाद में हीरो बना के पेश किया अपने मीडिया में। उनकी फिल्मों में आप देखें तो उन्होंने बिल्कुल ही एक मुख्तलिफ स्टोरी उसकी बना के पेश की। तो वो प्रोपेगेंडा तो वो करते रहेंगे। अब कॉन्स्टिट्यूंसी जो है मोदी ने उसको खुश करना है, पहले उसने उनको ज़्यादा एक वॉर हिस्टेरिया में मुब्तला किया, तो अब वो उस पर इनकम्बेंट हो गया था कि कुछ ना कुछ उनको दिखाता। तो अब वो उन्होंने एक किस्म का अपनी तरफ से एक बयानिया जो बनाया, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे ख्याल में। पूरी दुनिया ने देखा कि क्या हुआ, और सबसे जो अहम चीज़ है मेरे नज़दीक वो ये है कि इंडिया को पता चल गया, क्योंकि मैंने ये उस वक्त भी कहा था अपने कमेंट्स में कि इंडिया टेस्ट करेगा पाकिस्तान को, और हमारी डिटरेंस जो सी है वो अब उन्होंने टेस्ट किया, और वो डिटरेंस देखें जिस तरह की निकली है, हमारी रेडीनेस, हमारी प्रिपेयर्डनेस वो बिल्कुल क्लियर है और एविडेंट है। अब इसके बाद ठीक है, ये हमारे पे है, हम वी रिजर्व द राइट टू रिस्पॉन्ड, रिटेलिएट, लेकिन जो है वो कोई ये ज़रूरी नहीं है, मतलब वो अगर हम समझेंगे कि जो है उसका फ़ायदा है तो हम करेंगे, और अगर हम समझें कि जो उनको सबक मिल गया है तो वो भी ठीक है। सर आगे बढ़ने से पहले एक सवाल और करना चाह रहा हूँ आपसे, एक सवाल और करना चाह रहा हूँ, फिर बाकी गेस्ट की तरफ भी आता हूँ। ज़रूर सर, हमारा दुश्मन जो है ना, ये तो साबित हो गया कि एक कमीनी जहनीत का दुश्मन है, एक ऐसा दुश्मन है जो हमारे यहाँ इंसर्जेंसी करवा रहा है, गुरीला वॉरफेयर करवा रहा है, हमें डिस्टेबल करने की कोशिश कर रहा है, हमें आइसोलेशन, आलमी तन्हाई का शिकार करने की कोशिश की, हमारे हर इंटरेस्ट पर हमला आवर हो रहा है। पानी हो, कश्मीर का मामला हो, सियाचिन, सिर क्रीक, जो हमारा कंपोजिट डायलॉग का पूरा एक मामला था, उन सब को उसने तहस नहस करके हमारे यहाँ उसने आग और खून की होली खेलना शुरू कर दी है। तो सर अब ये बताएं कि क्या हमारी इस एक्शन के बाद वो ख़त्म होगी, या वो मुज़ाकरात की टेबल पर आ जाएगा, या कोई डिप्लोमेसी शुरू हो जाएगी? देखिए एक तो खैर ये जो है ना, मतलब इस तरह के जो तनाज़ात होते हैं जो कि दहाइयों पे मोहित होते हैं, उसमें कोई वंस एंड फॉर ऑल जो है ना कोई सॉल्यूशंस नहीं होते। तो बेसिकली इससे जो साबित हुआ है उन पे वो हमारी डिटरेंस साबित हुई है, और ये चीज़ साबित हुई है कि उनको आइंदा इस किस्म के मिसएडवेंचर्स नहीं करने, जो कि बहुत अहम था, बिकॉज वो हमें इंटिमिडेट और एक ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे इस वक्त, एक गलत इल्ज़ाम लगा के। तो वो ज़्यादा अहम है। बाकी देखें जो डिप्लोमेसी है उसके अपने डायनामिक्स हैं, पूरी दुनिया उनको कह रही थी कि आप रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करें, फिर अक़वाम मुत्तहिदा। अब देखें कश्मीर का जो मसला है जिसको वो दबाने की कोशिश करते रहे हैं, वो दुनिया के अखबारात में, जराइद में, वो दुनिया उनके बयानात में हर जगह पे आया है ना जी। तो उस सेंस में अगर देखें तो असल चीज़ ये है कि वो उस मसले को जितना वो चाहते हैं, और मोदी का सबसे बड़ी ख्वाहिश ही यही थी कि ये कश्मीर का वो जो है ना एक यूनिलैटरल सोल्यूशन बस कर दें, और ये बता दें कि हाँ जी हमने तो आर्टिकल 370 को रिवोक किया, 35A को रिवोक किया, वहाँ पे डेमोग्राफिक्स चेंज कर दें, यानी कि आबादी का तनासुब चेंज कर दें, इलेक्शंस करा के ये कहें कि जी देखें सबने वोट कर दिया, वो एक्टिविटी शुरू हो गई है, टूरिज्म मसला खत्म हो गया। तो वो बयानिया टूट गया, उसी पे बात कर रही है। बड़ा एक्सपीरियंस है
डैश और यहाँ पर आप और इनकी डैश को आपने हेड भी किया है, तो मैं आपसे दोबारा ये पूछूंगा कि ये ममालिक तो कहते रहे स्ट्रेन का मुजाहिरा करें, हमला ना करें, बातचीत से मसला हल करें, लेकिन सबको इग्नोर किया भारत ने और हमला कर दिया, मनमानी की। बदलती हुई दुनिया किसी को नहीं मान रहा, तो सर इसका जरा मुझे समझाइएगा कि क्या हल निकल सकता है फिर जब वो किसी को नहीं मान रहा। और अब मामला तो बायलैटरल है, हम अपनी जंग खुद लड़ेंगे और वो भी अपने मसले से। तो मैं आपसे आपके पास दोबारा आऊँगा, ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब। सर क्या इतना काफ़ी है जो हो गया, यानी उसने अटैक किया, अपने तईन उसने अपने टारगेट अचीव किए और हमने उसके दांत खट्टे किए, ठीक है, लेकिन क्या इतना काफ़ी है? मसूद, एक तो मैं एक चीज़ क्लियर ये करना चाहूँगा कि अब बात जो है ना, वो आप देखिएगा तो डेटरेंस से आगे गई है जी। डेटरेंस का तो मतलब ये होता है कि आप दुश्मन के अंदर ये फियर इंस्टॉल करें कि अगर उसने कुछ किया तो आप रिटेलिएट करेंगे और आप उसको उससे ज़्यादा मारेंगे। इस वक्त जो बात है वो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ पे आ गई है। डेटरेंस से ख़त्म हो गया। डेटरेंस के वर्ड जो है, आई थिंक इट डजंट एग्जिस्ट एनी मोर। इसलिए कि इस पूरे इवेंट को आप दो सेगमेंट में देखिए। एक सेगमेंट कल रात का है और वो है जिस वक्त मुरीद के पे हमला हुआ, वो है जिस वक्त मुजफ्फराबाद पे हमला हुआ। तो वो जो चीज़ें थी वो पाकिस्तान के अंदर उन्होंने अपने बनाए हुए प्लान के मुताबिक, जिसको हमने 12 आइडेंटिफाई किया था कि इन्होंने किसी न किसी सॉफ्ट टारगेट को हिट करना है, क्योंकि ना तो इनको यूनाइटेड नेशन की किसी रूल की परवाह है, ना ये किसी चीज़ की रेस्पेक्ट करते हैं। ये एक जेनोसाइडल रिजीम है जिसने मजहबी एक्सप्लॉयटेशन पे पूरे के पूरे अपने जो नैरेटिव है उसको जनरेट किया हुआ है। और इसने उस मजहब के अंदर एक हिंदुत्व को ऐसा ठोका है जिसको आप सेफ्रॉन टेररिज्म का नाम देते हैं कि आप नीले पीले कपड़े पहन के जो कुछ बकना चाहते हैं वो आप कह दें। अब वो जो चीज़ है उसने वो कैपेबिलिटी अपनी दिखा दी है कि वो 70 जहाज ला के और वो पाकिस्तान के ऊपर स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से फायर कर सकता है। और मैंने बारहा ये कहा था कि ये जंग जो होगी ये मिसाइल, ये लॉन्चर्स की जंग होगी, स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से ये हमला होगा। पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया और आपने खुद बताया कि उसका रिजल्ट क्या हुआ। अब इस वक्त वो सेगमेंट खत्म हो चुका है। बिल्कुल उस वक्त आपको रिटेलिएट करना था। हम जब पोस्टों पे होते थे और हमारी पोस्टों पे फायर होता था तो हम चुप नहीं बैठते थे, हम रिटेलिएट करके काउंटर फायर करते थे। जिस किस्म का वेपन वो यूज करते थे उस किस्म का उससे आगे वेपन हम भी इस्तेमाल, तो वो बात वहां खत्म हो गई। अब आई है बात कि पाकिस्तान ने के ऊपर बगैर किसी लॉजिक के, बगैर किसी वजह के हमला हुआ है। पहलगाम हमले के ऊपर जो कुछ हुआ था, जो हिंदू मिलिटेंट्स ने किया, खुद इन्होंने अपने बंदे मरवाए, उसको ये किसी भी तरीके से ना भावलपुर से लिंक है, ना मुरीद के से लिंक कर सके हैं, ना मुजफ्फराबाद से और ना कोटली से। तो बात यह इससे तो मतलब है कि बैलेटेंट अटैक है। और जब भी बैलेटेंट अटैक होता है तो पूरी दुनिया में सॉवरेन नेशंस जो होती हैं वो उसको रिस्पॉन्ड करती हैं और केपेबल आर्मीज जो होती हैं, जो मैंने बताया ना, आप डेटरेंस से बात करके कैपेबिलिटीज पे आ गई है, म्यूनिशंस पे आ गई है, आपकी मिलिट्री पावर पे आ गई है। वो मिलिट्री पावर चाहे लैंड पे हो, चाहे एयर में हो, चाहे सी में हो। तो हमने अब एक टारगेट चुनना है। आपने कहा था, आपको याद है हमारी हुकूमत ने कहा था कि एक्ट ऑफ वॉर उन्होंने किया इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल करके, तो उन्होंने तो डैम पे भी हमला कर दिया है। तो वो एक्ट ऑफ वॉर तो प्रैक्टिकली तौर पर ना वो जेनेवा कन्वेंशन को मान रहे हैं, ना अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर को मान रहे हैं, ना वो अपने दोस्तों को मान रहे हैं, हमारे दोस्तों को मान रहे हैं, हमारे किसी को नहीं मान रहे, किसी के नहीं सुन रहे, और वो कर रहे हैं जो उनके मन में आ रही है। तो सर आप बताइएगा, एसएम हाली साहब, जैसा कि फरमाया ब्रिगेडियर साहब ने, यही हल है या आप जौहर सलीम साहब की बातों से लेंगे कि हमने जो करना था कर दिया, अब बातचीत होनी चाहिए शायद, वरना उन्होंने ऐसा बिल्कुल इसी तरह से तो नहीं कहा, मगर थोड़ा सा सॉफ्ट अंदाज जरूर है। देखिए, एक डिप्लोमेट है और एक हार्डकोर आर्म फोर्सेस ऑफिसर है और दोनों के अपने अपने नजरियात हैं। मैं थोड़ा सा इसको अलग करके बात करूंगा क्योंकि मैंने 14 किताबें ऑथर की हैं, जिसमें से एक मेरी किताब है राइजिंग हिंदुत्व एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द रीजन, जो इत्तफाक से पुलवामा अटैक के 6 दिन के बाद लॉन्च हुई थी और ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट से 4 दिन पहले। और उसमें मैंने वो 20 साल की मेरी मेहनत है, क्योंकि मैंने इनकी जो हिंदुओं की
मैं कहूँगा, क्योंकि ये हिंदुत्व इज नॉट अ रिलीजन, इट्स एन आइडियोलॉजी जिसको कि मोदी फॉलो करते हैं। और उसमें जो है मैं इनके भारतीय हाई ने मुझे एक रिसेप्शन पे घेर लिया था अपने डिफेंस अताशे और सारों के साथ, और कहने लगे कि आपकी किताब बहुत ब्लेटेंट है। मैंने उनसे पूछा कि इज इट ए ब्लेटेंट लाई और इज ब्लेटेंट ट्रूथ, क्योंकि मैंने 90% जो ऑथर्स कोट किए हैं वो इंडियन हैं। अच्छा, अब बात यह है कि मैंने इनकी साइकी को बहुत अच्छी तरह पढ़ा है, और अभी इस किताब का जो है सेकेंड एडिशन जो लेटेस्ट वो अभी आ रहा है इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। इनकी साइकी को मैं समझते हुए, देखिए मोदी साहब जो हैं वो इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। आपने और हमारे बाकी दोनों साथियों ने भी एग्जैक्टली यही कहा। मैं देख रहा था कि लैवरोव जो है रशियन फॉरेन मिनिस्टर, मेरी उनसे 2-3 दफा मुलाकात हो चुकी है मॉस्को में डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस पे, जयशंकर से बात की, और रशिया का अच्छा खासा जो है इन्फ्लुएंस होता था और होना चाहिए, लेकिन जयशंकर ने जिस तरह से उनको टाला, ये बड़े अफसोसनाक बात है। और वो सिर्फ यही बात कर रहे थे मीडिएशन की। लेकिन ये मीडिएशन, माजरत, मैं आपसे ही दोबारा गुफ्तगू शुरू करता हूं, लेकिन मुझे एक ब्रेक लेनी जरूरी है, ब्रेक की तरफ जाना होगा, इसके बाद फौरन आता हूं। वेलकम बैक। आपको इस खुसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले जब हम बात कर रहे थे तो गुफ्तगू ये हो रही थी कि हमें भारत को जवाब देना है तो किस तरह से देना है, क्या सिफारती महाज पर अब हमें जाना चाहिए, हालांकि भारत उस पर जाने को तैयार नहीं, या पहले बैलेंस ऑफ पावर, या बैलेंस ऑफ पावर मौजूद है या बैलेंस ऑफ पावर नहीं है, क्या सूरत हाल है। हम इससे बात कर रहे थे। ग्रुप कैप्टन एसएम साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गुजर हमारे साथ मौजूद हैं। एसएम हाली साहब, हम ऐसा करते हैं, ज़रा प्रिसाइज चलते हैं और तेज तेज ज़रा, क्योंकि लोग बहुत सी बातें जानना चाहती हैं। इस वक्त ये बताइए कि है इंडियन अटैक के बाद, या इसको क्रिएट करने के लिए, इसको दोबारा से नाफिज करने के लिए हमें कोई फौजी देगा? देखिए, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि मेरी हिंदुत्व और उनकी जो है उसके ऊपर बहुत डीप स्टडी है। आपके प्रोग्राम में आने से पहले मैं अल जजीरा पे था, और वहां पे एक इंडियन प्रोफेसर थे मेरे मुकाबिल, और वो कह रहे थे कि जो ट्रीटीज हैं दे आर नॉट बाइंडिंग। अब आप सोचे कि जिस मुल्क की ये सोच हो, जिसके प्राइम मिनिस्टर ने यजीदियत दिखाते हुए एक मुल्क का पानी बंद कर दिया, और उसके बाद फिर कल रात को हमारे एक डैम को भी निशाना बनाया, तो वो मानेगा नहीं। बैलेंस ऑफ पावर, यस, हमने दिखा दिया कि हम चाहे जितनी भी सुपीरियर हो, इंडियन एयरफोर्स जितने भी सुपीरियर उसके पास एयरक्राफ्ट हो, हम ज्यादा बेहतर ट्रेनिंग, एजिलिटी और सबसे बढ़कर जज्बे ईमान से हमने उसको हटा दी। लेकिन माइंड यू, उसने सबक नहीं सीखा है। अगर सबक सीखना हो तो वो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के बाद सीख गया होता। लेकिन उसने क्या किया कि 2014 में जब वो आया था, तो वो आया था एक मैंडेट लेकर के कि मैंने 44 प्लस करना है, यानी कि मकबूजा कश्मीर में 44 सीटें लेनी है, जिसमें वो कामयाब नहीं हुआ। तो 2019 में पुलवामा कराया, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, और उसके बाद फिर उसने झूठ बोल करके लेकिन इलेक्शन जीता भारी अक्सरियत से, और उसने आर्टिकल 370 और वो उनको एब्रोगेट करके कश्मीर की हैसियत ही बदल दी। और अभी उसने जो है बहाना बना करके पहलगाम का इंडस वाटर ट्रीटी जो 65 ईयर से अपनी जगह कायम थी, उसको उसने एब्रोगेट, और वो मिलेगा नहीं अपनी जगह से, क्योंकि वो बहुत हीट है। तो जो करना हमने ये है कि उसने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया, उसने नीलम झेलम को हिट कर दिया है। अब हमारे पास जो वेपन्स है, और वो भी स्टैंड ऑफ वेपन्स, उनसे उसके 5400 डैम्स, जिसमें से 454 जो हैं जो बिग डैम्स कहलाते हैं, सब के सब हमारे निशाने पे हैं। तो हमें कुछ करना पड़ेगा, वरना उसको होश नहीं आएगा। ठीक है, ये न्यू नॉर्म्स हैं, इनको क्रिएट नहीं रहना चाहिए जो भारत बनाने की कोशिश कर रहा है। ब्रिगेडियर साहब, आपने बड़े वाज़ेह अंदाज में गुफ्तगू की थी, बिल्कुल आपका मैसेज पहुंच गया था, लेकिन किस तरह के टारगेट्स होने चाहिए हमारे, और क्या किस तरह का आप मशवरा देना चाहेंगे? जाहिर सी बात है टारगेट्स लॉक होंगे, वो पब्लिकली तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह का एक्शन होना चाहिए। मसूद, दुनिया में एक नया प्रेसिडेंट सेट हो चुका है, जो बुनियादी तौर पे अमेरिकन ने सेट किया।
और वो ये था कि जब पाकिस्तान में या इराक में या लिबिया में या अफ़गानिस्तान में आपने मिसाइल मारने शुरू किए स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से, और ये प्रेसिडेंट डेवलप किया कि किसी मुल्क को दूसरे मुल्क में कोई चीज़ तकलीफ़ है, कोई चीज़ ऐसी चीज़ है जो उनकी मर्ज़ी के तहत नहीं हो रही, आप अपने मुल्क में बैठे मिसाइल मारें और अपना मकसद हल करने की कोशिश करें जी। अभी इसमें आपने देखा ईरान पे भी, ईरान ने भी पाकिस्तान किया, पाकिस्तान ने ईरान, अभी यही प्रेसिडेंट, और ये आप गज़ा में देख रहे हैं जो इजराइल जो कुछ कर रहा है वो भी आप देख रहे हैं, तो इंडिया भी उसी को फॉलोअप करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये प्रेसिडेंट सेट हो चुका है और ये जो है ये वेपन ऑफ वॉर बन चुका है, तो इसका बैलेंस भी फिर रिस्पांस के अंदर है। इस वक्त बैलेंस ऑफ पावर की बात नहीं हो रही, इस वक्त बैलेंस ऑफ रिस्पांस की बात हो रही है कि जो कुछ आपके ऊपर किया गया है वो किसी भी तरीके से किसी इंटरनेशनल ट्रीटी में कवर नहीं होता, वो वायलेशन है ह्यूमन राइट्स की और यूएन लॉ की वायलेशन। अभी उसमें उन्होंने मारा है आपके सिविलियन आबादी पे और सिविलियन को जख्मी किया। साफ ज़ाहिर है हमारा बहुत इखलाकी इक़दार हमारी बहुत वेल अबव द मार्क है। हमने जब पहले भी ब्रिगेड हेडक्वार्टर पे हमला किया था तो मसूद आपको याद होगा वहां पे इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी चीफ ब्रीफिंग ले रहा था, बिपिन रावत जो है, हमने उसके उस ऑपरेशन रूम को टारगेट नहीं किया था। अगर हम उस ऑपरेशन रूम को टारगेट करते तो उसके तो परखच्चे उड़ जाते, उसका जीओसी नॉर्दर्न कमांड भी मारा जाता, जीओसी 9 डिवीजन भी मारा जाता। बखैर बाद में वो बिपिन रावत मरा हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में ही, क्योंकि एयरफोर्स ने उसको मार दिया। एयरफोर्स थी उससे बन नहीं रही थी, जब ज्वाइंट उन्होंने उस जहाज में डिफेक्ट पैदा कर दिया था जिससे वो जहाज हेलीकॉप्टर गिर गया। अब इस बैलेंस ऑफ रिस्पांस में आप सोचिए पाकिस्तान सिविल टारगेट को नहीं हिट कर सकता, ठीक है, तो अब सिविल टारगेट को अगर हिट नहीं कर सकता तो हमें वो टारगेट जो सपोर्ट बेस में आते हैं, मैं फिर इस पे एक कदम नीचे आके कहूंगा, जो सपोर्ट बेस में टारगेट आते हैं, जो इंडियन आर्मी को मुख्तलिफ तरीक़ेकार से सपोर्ट करते हैं या इंडियन के डिफेंस पोटेंशियल्स को सपोर्ट करते हैं, वाई कांट वी हिट दैट टारगेट? वी हैव टू हिट दोज टारगेट, क्योंकि हमें बताना है कि हमारे पास कुछ टारगेट्स लॉक्ड इन हैं जिनको हम अभी इस वक्त रिपोर्ट्स आ रही हैं, कुछ हमारे दोस्त हैं जिन्होंने मैसेज किया कि भावनगर सेक्टर में कोई गैर मामूली मूवमेंट इंडियंस की तरफ से शुरू हुई है और उसको फिर पाकिस्तान भी जो है वहां पे बिल्डअप कर रहा है। तो ये चीजें जो हैं इनको बड़ा क्रिटिकली देखा गया होगा और पाकिस्तान को हर हाल में हिंदुत्व की फिलॉसफी आप चेंज नहीं कर सकते। हिंदुत्व के अंदर मोदी ने अपनी भी फिलॉसफी को जन्म दिया है, वो दहशतगर्दी पे बिलीव करता है बड़ा स्ट्रांगली। वो गुजरात का कसाई ऐसे ही नहीं कहा गया था उसको, उसने जो जिस शख्स ने उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ा था एहसान जाफरी, उसकी फैमिली को मारा था, उसके बाद एहसान जाफरी को कत्ल किया उसके गुंडों ने, फिर उसकी बॉडी को 6 हिस्सों में तकसीम करके दरख्तों पर लटका दिए थे उनकी बॉडी के हिस्से। ये शख्स आप किस तरह इसको चेंज करें? जिस वक्त इंटरनेट यू सेंड हिम अ मैसेज और उसके बाद डिप्लोमेसी आप करें, वो आपकी बात नहीं समझेगा। और ये जो चीज उन्होंने की है वो इसको लेके चलते रहेंगे कि जी वहां पे आप देखिए ना इंडियन मीडिया क्या कर रहा है, उन्होंने एक नक्शा लगाया हुआ है, उस नक्शे के ऊपर एक तरफ भागपुर मार्क किया हुआ है, एक तरफ उन्होंने अपना लाहौर मार्क किया, और उसके ऊपर वो लगे हुए हैं दबा के जी इधर इतने टेररिस्ट थे, इधर इतने भाई रात के वक्त मस्जिदों में कौन टेररिस्ट होंगे? और अगर रात के वक्त मस्जिदों में लोग सो रहे हैं वो तो इनोसेंट लोग होंगे ना, मस्जिदों के अंदर तो ट्रेनिंग नहीं हो रही होती। तो जब इस किस्म के दुश्मन से आपको वास्ता पड़ा है जो साइकोपैथ है, ही इज ए कंप्लीट साइकोपैथ, और जो साइकोपैथ होते हैं वो अपनी सोच में इस बुरी तरह से इन्वॉल्व होते हैं कि वो मजहब क्या, सोशल सिस्टम क्या, अवाम क्या, पोटेंशियल, वो हर चीज को एक्सप्लॉइट करते हैं, वो हर चीज का बेड़ा गर्क करते हैं। और ये शख्स आपको नजर आ रहा है कि ये खित्ते के अमन का बेड़ा गर्क करना चाहता है और पाकिस्तान की वजह से जो कुछ है वो, तो अगर अनपनिश्ड छोड़ देंगे तो आप बैलेंस ऑफ रिस्पांस में पीछे रह जाएंगे। मरना तो एक दिन है, शहीद तो एक दिन लिखा हुआ है, तो अब जब होना है तो आपके ऊपर अगर यह किया गया और उसके साथ एक शैतान नुमा इब्लीस बैठा हुआ है जिसका नाम है अजीत कुमार डेविल, उसकी शक्ल देखे आपको जूता मारने का दिल नहीं करेगा उसको, लेकिन वो जो बातें करता है, और उसने अपने खिताब में अपने रॉ के ऑफिसर से कहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है वो किसी तरह आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड लोग नहीं है, वो मर्सिनरी
मर्सनरीज हैं उनको हम पैसा देंगे और मरवाएं। हमें ये चीज अपने मीडिया पे चलानी चाहिए थी, और सर, लेकिन हम पिछले दिनों में इतने पैसिविटी में रहे हैं कि हम इंडिया का नाम नहीं लेते थे। हम ये कहते नहीं थे कि इंडिया हमारे यहां दहशतगर्द, हम कहते थे ये हमसाया मुल्क कर रहा है। ओ भाई, कौन सा हमसाया मुल्क? अगर आप दुश्मन को दुश्मन नहीं पहचानेंगे, थ्रेट परसेप्शन का पहला असूल है मसूद कि दुश्मन को क्लैरिटी से, दुश्मन को और उसकी इंटेंशन को और उसके ऑब्जेक्टिव्स को पहचानो, फिर एनालिसिस करो कि आपने रिस्पॉन्स किस तरह करना है। बिल्कुल तो अगर हम दुश्मन को ही नहीं पहचानेंगे और कहेंगे एक हमसाया मुल्क, तो ये हम बड़े अरसे तक कहते रहे। आज देखिए उसने क्या किया, जाफर एक्सप्रेस पे हमला हुआ था, एपीएस पे, तो इसका तो मतलब था अगर ये प्रेसिडेंट है तो हमें 6 मिसाइल उस वक्त मार देनी चाहिए थे जिस पर एपीएस पे हमला हुआ था, बिल्कुल 4 मिसाइल मार देनी चाहिए थे जिस पर जाफर एक्सप्रेस पे हमला हुआ, लेकिन हमने नहीं किया। और क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि चीज को एस्केलेट करे, हम अपनी शहादतों को बर्दाश्त कर लेते, हम अपनी कुर्बानियों को बर्दाश्त कर ले। लेकिन इस किस्म के जो साइकोपैथ होते हैं, नरेंद्र मोदी जैसे, जो लिटरली बूजी है दुनिया के लिए और खित्ते के लिए, वो इस तरह बाज नहीं आते, वो डिप्लोमेसी से बाज नहीं आते। सर, तो बात है कि टू गिव अ मैसेज एंड देन अगर हम उस वक्त रोक लेते, तो उस वक्त अगर हम कोई एक्शन लेते इसके खिलाफ, तो शायद यहाँ तक नहीं आती। लिहाजा लाजमी है कि एक्शन लिया जाए। सर, हिंदुत्व की बात हो रही है हाली साहब बार बार, और आपकी इसमें बड़ी रिसर्च है। उन्होंने अपनी असेंबली में एक मैप लगाया हुआ है जिसे वो अखंड भारत का मैप कहते हैं। उसके अंदर अफगानिस्तान भी है, उसके अंदर पाकिस्तान भी है, उसके अंदर श्रीलंका भी है। वो अखंड भारत की आइडियोलॉजी यार, तो क्या उनको मैसेज देना, मुझे 5 मिनट, यही आइडियोलॉजी है उनकी, और वो या वो एक लालच, एक हिर्स की आइडियोलॉजी है कि सिर्फ अपने मकासद के लिए, अपनी सियासत के लिए, अपनी कुर्सी के लिए वो अपनी कौम और अपने मुल्क की भी कुर्बानी दे रहे हैं। देखिए, बिल्कुल यही बात है। जब मैं आप प्रोग्राम के शुरू में आपको बता रहा था कि वो जब इंडियन हाई कमिश्नर से मेरा जो है टाकरा हुआ था, तो मैंने उसको यही कहा था कि देखो, ये हिंदुत्व जो है ये एक दलदल है और तुम लोग इसके अंदर धंसते जा रहे हो और तुम रियलाइज नहीं कर रहे हो। ठीक है, खित्ते का और हमारा तो नुकसान होगा, लेकिन भारत भी इसमें डूब जाएगा और बहुत ही खतरनाक खेल है। तुम लोग जो अगर समझदार हो तो इस दलदल से बाहर निकलो। तो मुझे जी यस सर करके तो वो चला गया था, लेकिन मोदी का होल्ड इतना ज्यादा है। अभी जो ब्रिगेडियर साहब बता रहे थे कि एग्जैक्टली एहसान जाफरी के साथ, उसकी बच्चियों के साथ, जवान बच्चियों के साथ जो किया, मैं रिपीट नहीं करना चाहता, एहसान जाफरी साहब के साथ जो किया था। और उसके बाद ये मोदी जो है 6 कदम किनारे खड़े होकर के हंस रहा था। और उसके अलावा इसकी पुलिस जो है, वो एहसान जाफरी साहब वाज ए मिनिस्टर, वो फोन करते रहे कि मेरी मदद को आओ, कोई नहीं आया। और उनके साथ जो किया, तो पाकिस्तान के साथ जो वो कर रहा है और करना चाहता है, आप जो बात कर रहे हैं अखंड भारत की, ये जो है सावरकर साहब इनको आइडिया दे गए थे 1921 में, जो हिंदुत्व के बानी हैं। अब देखिए, ये इस वक्त जो बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं, झारखंड में हो रहे हैं, तो इसमें मैं एक उनकी तकरीर सुन रहा था एक एमएलए की जी। उसने बताया कि जी पाकिस्तान की बल्कनाइजेशन करनी है, हमने इनके टुकड़े टुकड़े करने हैं। तो ये जो इधर से उधर बहुत पुरानी बातें चल रहे हैं। पहले कर्नल वाइट ने भी एक मैप ऑफ मिडिल ईस्ट और रिवाइज बनाया था, लेकिन मोदी साहब ने ये कसम खाई है, उन्होंने सौगंध खाई है कि हम पाकिस्तान को तोड़ करके रहेंगे और ये अखंड भारत क्या, ये तो सारा ख्वाब रहेगा हाली साहब उनका, ये ख्वाब रहेगा। एयर वाइस मार्शल एजाज महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन ब्रिगेडियर साहब को क्योंकि जाना है तो उनसे मैं एक लास्ट सवाल कर लेता हूं और फिर हम लोग अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। ब्रिगेडियर साहब, आप फरमाइए कि अब ये आइडियोलॉजी का भी मामला है, हमने सिफारतकारी भी करनी है, तो एक तो शॉर्ट टर्म ये हो गया कि हमें रिस्पांस देना है। आपके नज़दीक लॉन्ग टर्म पॉलिसी पाकिस्तान की क्या होनी चाहिए? क्योंकि ये तो एक शैतानियत है जो मुंतकिल होती चली जाएगी, मोदी नहीं होगा किसी और में होगी, तो इसका मुकाबला तो हमें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी में करना पड़ेगा ना। मसूद, एक सेइंग है कि एट टाइम्स द पीस कम्स थ्रू अ बैरल ऑफ अ गन। तो अब बैरल ऑफ गन जब आप इस्तेमाल करते हैं तो साफ जाहिर है उसकी एस्केलेशन लैडर जब ऊपर जाएगा, तो अभी भी बहुत सारे मुल्क सफारतकारी कर रहे हैं और हमने भी ये कहा कि जी हम सिर्फ रिस्पांस देना चाहते हैं।
अब जब रिस्पांस देंगे तो उसके अंदर चीज़ तो बढ़ भी सकती है, लेकिन हमें उसके साथ साथ डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव और जो बैकडोर डिप्लोमेसी है, या जो हमारे दोस्त हैं जो हमारे साथ खड़े हुए हैं, आप मुस्लिम उम्मा को तो साइड पे कर दें, लेकिन चाइना को देख लीजिए, तुर्किया को देख लीजिए, बाकी लोगों को देख लीजिए, हमें उस एस्पेक्ट को भी हमने इस्तेमाल करना है। वैसे तो हम चाइना को भी पहले नाराज कर बैठे थे, हमारा वतीरा ये है कि जो हमारे साथ नजदीक आता है हम कहते हैं कि तुम हमसे दूर ही रहो, लेकिन बहरहाल चाइना जिस तरह इस वक्त हमारे साथ खड़ा हुआ है, और ये जो आपने टारगेट किया है और जो एयरफोर्स ने हिट किया है, वो जो आपको PL-15 के जरिए, तो ये एक इंडिकेशन है पाकिस्तान और चाइना का रिजॉल्व का। और दूसरी एक बहुत बड़ी बात यह है कि आज आप देखिए चाइनीज टेक्नोलॉजी का शेयर कहां पहुंचा हुआ है और राफेल का शेयर कहां पहुंचा हुआ है। तो चाइनीज की भी तो दुनिया में एक एडवर्टाइजमेंट हुई है ना, उनके वेपन, हम दुनिया कहती थी कि चाइनीज टेक्नोलॉजी रिडंडेंट है जी, वो बहुत पीछे। ये आज ये साबित हो गया कि चाइनीज टेक्नोलॉजी इज मैचिंग यूरोपियन टेक्नोलॉजी, इट इज बेटर देन यूरोपियन टेक्नोलॉजी। जब आपने राफेल को हिट किया है, हालांकि राफेल और J-17 या जे थंडर का अगर आप मुकाबला करें तो हाइट सीलिंग देखें, स्पीड देखें, वो दोनों मैच करते हैं। सिर्फ राफेल थोड़ा सा उसके आगे जाता है मनूवरेबिलिटी में, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स ने साबित कर दिया है कि हमने जो चीज डेवलप किया है वो कॉम्पिटेंट है। तो हमें वो तमाम एस्पेक्ट्स ऑफ कोर्स हमको इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि इन एनी केस हम ये कह सकते हैं कि जंग इज नॉट द आंसर टू दिस। इस खित्ते का जो जवाब है वो जंग नहीं है, बल्कि अमन है, और अमन के साथ काम को आगे चलना चाहिए, बेशक, बट अमन ऑन आवर टर्म्स। बेशक बेशक बेशक। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब। ख्वाहिश तो ये थी कि आप हमारे साथ होते, लेकिन आपकी आगे कमिटमेंट है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा यहाँ पर साथ दिया और हमारे साथ रहे। हमारे नाजरीन को अपने तजज़िये से उन्होंने आपका तजज़िया सुना, और बहुत शुक्रिया आपका। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज साहब बहुत ही फाइनेस्ट तजज़ियाकार हैं, दिफाई तजज़ियाकार। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हाली साहब से भी गुफ्तगू हो रही है। हाली साहब तो माशाल्लाह 14 किताबों के मुसन्निफ़ हैं। सर आप फरमाइए, यहाँ गुफ्तगू ये हो रही है कि भारत को जवाब देना लाजमी है, तो उससे पहले मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का जो ये रिस्पॉन्स था, अभी बात हुई राफेल की और हमारे जहाज़ों की, तो इंडियन मीडिया कहा करता था कि चाइनीज़ जंग क्या मुकाबला करेगा राफेल का। तो चाइनीज़ जंग के तो स्टॉक कहीं पहुँचे हुए, राफेल के गिर गए, और अब तो राफेल की फ्रांस ने भी तस्दीक कर दी कि हमने गिरा दिया है, भले इंडिया माने या ना माने। तो टेक्नोलॉजी में हमारी बर्तरी साबित हो गई है, और इसका एज हम कोई भी हमला करते हैं तो क्या होगा हमें। जी बहुत शुक्रिया। देखिए ये टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, टेक्नोलॉजी के एतबार से राफेल कोई बुरा प्लेटफॉर्म नहीं है। राफेल अगर उन्होंने एक स्क्वाड्रन रेस करने के लिए उन्होंने $8 बिलियन अगर खर्च किए हैं, तो इसका मतलब है कि ये एक अच्छा स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है। बात जो है वो ये है कि अपनी टेक्नोलॉजी को, अपने हार्डवेयर को इस्तेमाल कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है। नालायक। हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इक्विपमेंट नहीं है। इक्विपमेंट तो अगर आपके पास पैसे हैं, आपके पास बेशुमार दिफाई बजट हो, जो कि लग्जरी भारत को होती है हमेशा, क्योंकि वो आर्म रेस उनका एक बहुत प्रायोरिटी पॉलिसी का हिस्सा है। असल बात यह है कि मैं जो है आपके चैनल के तवज्जुह से ये नाज़रीन को ये कहना चाहूंगा कि हमें जिस चीज को हाईलाइट करना चाहिए और सेलिब्रेट करना चाहिए वो ये है कि हमने कंपैटिबल टेक्नोलॉजी होते हुए हमने बेहतरीन प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा किया और उनको आउट मनूवर किया और उसके बाद उनको शूट किया। इससे ना सिर्फ ये कि हमने उनको खरबों भारतीय रुपए का नुकसान पहुंचाया, बल्कि हमने उनका गरूर खाक में मिला दिया। वो जो पिछले 12 रोज से अपने मीडिया की उन्होंने एक हाइप क्रिएट की हुई थी, हमने वो उनका गरूर खाक में मिला दिया, और जिसका डायरेक्ट नतीजा आप ये देखिए कि वो सफेद झंडे लहराने शुरू हो गए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाली साहब, हिंदुत्व की भी बात हो गई, लेकिन आगे बढ़ने के लिए इस खत्ते को आगे जाना है, इसको जंग के अंधेरों में नहीं डूबना है। तो जंग ना हो इसके लिए ताकत का इस्तेमाल कभी कभी करना पड़ता है, क्योंकि हमारी ताकत है इसलिए कि अमन कायम हो। तो आगे आप क्या देख रहे हैं? बयानात आपके सामने मौजूद हैं, हमने हमला करना ही करना है, क्योंकि ISPR
की तरफ से भी बता दिया गया है। हुकूमत ने सारी अथॉरिटी फ़ौज को दे दी है कि आप खुद टारगेट सेलेक्ट करें, अपना वक्त सेलेक्ट करें और जवाब दें। और बिलावल भी कह रहे हैं कि जी अब हमारी बारी है, तो जवाब तो हमने देना ही है। इस जवाब के बाद हिंदुत्वा जहनियत के साथ उनका क्या जवाब होगा? देखिए, हमारा पाला जो है वो बहुत ही मक्कार, बहुत ही चालाक, और जैसे कि वो ब्रिगेडियर गजनफर साहब कह रहे थे, आई फुली एग्री विद हिम, ही इज द बुचर ऑफ गुजरात। उसने तो जो है इंसानियत का ऐसा धज्जियां बखेर दिए। मैं पढ़ रहा था, बल्कि मेरी एक दूसरी किताब है, उसमें स्टेट टेररिज्म इंडियन स्टाइल मैंने जिक्र किया है। अब आप देखें कि सबसे पहली जो स्टेट टेररिज्म है उसकी मिसाल मिलती है मार्के करबला में, जो यजीद ने हरकत की थी, और ये उससे 2 हाथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है कि जिस तरह से उसने निहत्ते लोगों को मारा है, बच्चों को मारा है और मस्जिदों को शहीद किया है। लेकिन हमें जो है ना इसको उजागर करना चाहिए। वो जो डिप्लोमेट हमारे साथ थे वो तो चले गए, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि डिप्लोमेसी की जंग, आई एम सो सॉरी टू से, थोड़ी कमजोर है इस वक्त। जब पुलवामा हुआ था तो उस वक्त जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में डिबेट हुआ था, तो उस वक्त जो है सारी दुनिया ने हमें सलवातें सुनाई थी और हमें ब्लेम देने की कोशिश की थी। इस दफा जो है हमें कम से कम हार्श बातें तो नहीं हुई, लेकिन इंडिया ने इस तरह से मनूवर किया कि हमारा जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का जो स्टोरी है, जो स्टोरी नहीं है, जो हकीकत है, और सारे सबूत है हमारे पास कि जब भी कोई मौका आता है, कोई हाई लेवल विजिट होता है, चाहे वो क्लिंटन हो, चाहे मैडलिन ऑलब्राइट हो, चाहे इस दफा जेडी वांस थे, तो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराता है वो। लेकिन उसके सबूत हमें पेश इस तरह से करने और ये डिप्लोमेसी की तरह करने। लेकिन भारत जो है वो लातों का भूत है। जब तक कि आप एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का पंच नहीं देंगे, या आप दुनिया को यह बावर कराएंगे कि हम लोग जो है वी आर नॉट ए पुश ओवर। और जैसा कि एजाज भी आपको बता रहे थे कि इट इज नो लॉन्गर जस्ट टेक्नोलॉजी, और हमने अगर उनको ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में मारा था तो इट वाज नॉट ए फ्लूक, हमने वो प्लान करके किया था और हमने उनको घेर के मारा था। वो अलग बात है कि उस वक्त भी हमारी जो क़यादत थी, और दिन के अंधेरे में मारा था, रात में नहीं गए थे सर, दिन के उजाले में मारा था। और उसकी मेन वजह हाँ, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त हमें यह हुक्म दिया था कि 2 से ज्यादा आपने नहीं मार गिराने, क्योंकि हमने इसको लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट रखना है, सिर्फ हमने सबक चखाना। लेकिन सबक तो वो नहीं सीखा, और अभी भी जो है कल रात या आज सुबह आप कह लें कि सिर्फ 27 का मुकाबला था 70 के साथ, और ये बहुत बड़ा तनासुब होता है। और 70 में जो है टॉप ऑफ द लाइन 12 राफेल्स, SU-30s, MiG-29, ये सारे उनके टॉप ऑफ द लाइन है। और मैं समझता हूं कि ये एयर चीफ के लिए बहुत ही मुश्किल काम होगा, क्योंकि हमें मालूम था कि वो भावलपुर भी आ रहे हैं और मुरीद के भी आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को लिमिट किया, और हमारी जो कंसंट्रेशन थी 27 एयरक्राफ्ट की, इसको उन्होंने नॉर्दर्न एरिया में रखा और ऑर्डर ये दिया कि उनको एंगेज करना है। और अगर वो, और ये हमने किया, हमने करके दिखाया, हमने बिल्कुल करके दिखाया। और एक आपने कहा कि पंच उनको देना होगा, एक भरपूर पंच देना होगा। इसमें एक अगेन इंपॉर्टेंट बात है कि हम रात को 10 गिरा सकते थे, बल्कि 12 गिरा सकते थे, लेकिन कहा यह गया कि बस ये 5 तक करे। लेकिन अभी आगे जो है हमें इस तरह के पोस्चरिंग करने चाहिए, क्योंकि देखें आप न्यूक्लियर भी हैं और हमारे पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, और सेकंड स्ट्राइक क्रेडिबिलिटी जो है वो क्रेडिबल उस वक्त होती है जब आपकी जो ट्रायड है, एयर, सरफेस एंड सब सरफेस जी, तो उसमें सब सरफेस में जब आप अपनी सबमरीन्स के अंदर जो बाबर 3 मिसाइल हमारे पास है, न्यूक्लियर टिप्ड, उनको अगर आप उनके जो ट्रिगर है उसके साथ मेट करेंगे, तब इंडिया को पता चलेगा कि दे मीन बिजनेस, अगर हम अपनी सबमरीन को बाहर भेजेंगे। क्योंकि अगर वो कुछ करते हैं, लेकिन ये हमें करना होगा, करना उसको समझ नहीं आए, उसको समझ नहीं आए। एक ब्रेक लेना है, और ब्रेक के बाद एजाज साहब सर आपसे भी जानूंगा, और हाली साहब आपसे भी। लिमिटेशंस तो बहरहाल हर एक की होती हैं, इंडिया की भी लिमिटेशंस है, कुछ हमारे भी लिमिटेशंस हैं। उन लिमिटेशंस में रहते हुए हमारी स्ट्राइक, चाइना का किरदार, अमेरिका का किरदार, अभी बात हो रही थी कि डिप्लोमेटिकली हमने शायद बहुत अच्छा प्ले नहीं किया, लेकिन
कोई भी भारत के बयानी के साथ नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि अमेरिका भी कह रहा है कि उसने कोई सबूत नहीं दिए, चाइना हमारे साथ खड़ा है, रशिया कह रहा है कि सबूत चाहिए, यूरोप सबूत मांग रहा है, यूएई सबूत मांग रहा है, सऊदीया सबूत मांग रहा है, ईरान सबूत मांग रहा है, उसके पास सबूत नहीं है। तो हमारा पर्दा तो इस तरफ भारी है। तो हमें इन तमाम हालात में कैसा कैसा पंच देना चाहिए, जिसकी बात कर रहे हैं हाली साहब, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक मरतबा फिर दोहरा लेते हैं। वज़ीर आज़म क्या कहते हैं और DGISPR क्या कहते हैं। पाकिस्तान की सियासी क़यादत, पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत का दो टोक मौक़िफ़ आपके लिए पेश करते हैं। गुज़श्ता रात भारत ने जारियत करके जो फाश गलती की, उसका खमियाजा अब उसे जरूर भुगतना होगा। शायद वो समझ बैठे थे कि हम पीछे हट जाएंगे, लेकिन वो ये बात भूल गए कि ये अल्लाह ताला के फजलो करम से अज़म में फुलादी है, जिसके सपूतों ने खुद को मैदान जंग से निखारा है, जो अपने वतन की इज्जत और हिफाजत के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ने के लिए तैयार है। And I want to make it clear that Pakistan only responded in self-defense. It is India which cowardly attacked Pakistan and violated our territorial integrity and sovereignty and killed innocent citizens, including children, women, and elderly. Pakistan reserves the right and will respond to this aggression at a time, place, and means of our own choice. Pakistan जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। हमारे साथ मौजूद हैं ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड SM हाली साहब, और हमारे साथ ताहिर अशरफी साहब भी थोड़ी देर में हमारे दरमियान मौजूद होंगे, और इसके अलावा हमारे साथ एयर वाइस मार्शल एजाज महमूद साहब भी होंगे, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। सर, पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत क्लियर, बहुत लाउड, अब सिर्फ इंतज़ार इस बात का है कि वक्त कौन सा होगा, टारगेट कौन से होंगे। हाली साहब। अच्छा, देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि हमने उनको सरप्राइज देना है, और आज सुबह या कल रात जैसे आप कहे, सरप्राइज तो हमने उनको दिया और बहुत अच्छा सरप्राइज दिया, लेकिन इट इज नॉट इनफ। हमें एज जहां पर है वो है टेक्नोलॉजी का, बेटर ट्रेनिंग का, कमिटमेंट का, और हमारी एजिलिटी का यानी कि हम सूरत के साथ जो है अपने से बड़े दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं। ये मैं पाकिस्तान एयरफोर्स की बात कर रहा हूं, और वो जो है उनको इतना बड़ा पंच गया है, लेकिन इसको आपको फॉलो अप करना पड़ेगा डिप्लोमेटिक, या जिसको हमारे फौजी भाई कहते हैं एक्सटीरियर मनूवर के साथ। वो एक्सटीरियर मनूवर कैसे होगा? इस वक्त भी जो है आप पास भी शायद आया होगा कि जो मार्क रूबियो का स्टेटमेंट है जो उन्होंने अभी दिया है कि हम इस सिचुएशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, और प्रेसिडेंट साहब ने जो उनका पहला वो था कि इट्स शेमफुल, और उसके बाद फिर वो कह रहे हैं कि वी होप इट इज एंडेड क्विकली एंड वी आर मॉनिटरिंग। लेकिन ये काफी नहीं है। दूसरे कि हमें इनके ऊपर इंहिसार नहीं करना है, लेकिन हमने अपना मौक़िफ़ जो है वो साबित करना है, और उसको साबित करने के लिए हमें डिप्लोमेसी और ये हार्ड हिटिंग जो हमारे पास कैपेबिलिटी है, वो दोनों को साथ लेकर चलना है। भारत को ये पता होना चाहिए कि हम कब, कहां और किस तरफ से और कैसे जवाब देंगे, उसके गुमान में भी नहीं होना चाहिए, बट वी शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। एक बात मैं आपको याद दिला दूं कि देखिए, हमारा वॉर स्टेमिना बहुत ज्यादा नहीं है। Exactly. मैं सिर्फ आ रहा था सर, मैं इसमें एक सवाल भी आपसे ऐड कर लेता हूं। वी नो कि हमारा वॉर स्टेमिना क्या है, लेकिन हमारी कैपेबिलिटी क्या है। हम चंद हफ्तों के अंदर क्या करते हैं ये भी हम जानते हैं, और उसके बाद क्या हो सकता है। मगर मामला यह है कि हम एक स्ट्राइक इंडिया ने की, एक स्ट्राइक हम करेंगे, उसके बाद फिर हो सकता है इंडिया एक स्ट्राइक करे, फिर एक स्ट्राइक हम कर सकते हैं। तो ये मामला बढ़ते बढ़ते क्या तवील जंग की शक्ल इख्तियार कर सकता है। जाहिर सी बात है वो स्टेमिना इंडिया का मुख्तलिफ है, हमारा मुख्तलिफ है, तो हम तो हमारा थ्रेशहोल्ड, न्यूक्लियर थ्रेशहोल्ड भी कम है। तो ऐसी सूरत में आप इस खित्ते में क्या सूरत हाल देख रहे हैं? देखिए, इस खित्ते में जो इस वक्त जो सूरत हाल वो ये है कि हमें ये बावर कराना है कि कोई भी एक मिसहैप हुआ
तो ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और इसमें नंबर्स की कोई कैद नहीं होती, लोग गिन रहे हैं कि उनके 170 है और हमारे 172 है, या वाइस वर्सा, इट इज द इमटेरियल। हम बात यह है कि अगर एक न्यूक्लियर मिसहैप होता है या एक न्यूक्लियर वेपन यूज होता है, तो उसके फॉल आउट से सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान नहीं, पूरा रीजन, और जिस तरह की हवाएं चल रही हैं, पूरी दुनिया जो है उसकी लपेट में आ जाएगी। और ये हमने बाबर कराना है दुनिया को कि अगर आपने इस शैतान को, इस मोजी को, इस मोदी को नहीं रोका, तो ये खतरा जो है ये सबके लिए। और पाकिस्तान एक ऐसी कौम है जो कि आखिरी हद तक जाने को तैयार है, क्योंकि हम तो इस दुनिया में आए ही हैं इसीलिए कि हम अपने आप को कुर्बान कर दे तो हम शहीद हैं, और बच जाएं तो गाजी हैं। लेकिन इंडिया में ये नहीं है। अगर आपने उनकी किताब पढ़ी है, वो चीन को जो कुछ भी कहें, लेकिन 1962 में हिमालयन ब्लंडर एक किताब लिखी है, ब्रिगेडियर डलवी ने, जो कि भारतीय है, और उन्होंने उसमें लिखा है कि भारतीय फौजी उस वक्त जो है ये लाइफ बॉय साबुन होता था, वो खा लेते थे ताकि उनको महाजे जंग से पीछे हटना पड़े। और अभी भी आपने ये देखा, और आज सुबह आप अपने चैनल पे दिखा रहे थे कि वो सफेद झंडी लहरा रहे थे, क्योंकि जरा सी देर में उनका जिगर नहीं है लड़ने के लिए। इसको हमने जो है एम्पलीफाई करना। ठीक है, मगर वॉर स्टेमिना की बात हो रही है ना, तो वो एक खुली हकीकत है। अब यहां पर आ जाता है चीन, जिसने 60 सालों में कभी ऐसा बयान नहीं दिया किसी मुल्क के मुतालिक जो पाकिस्तान के मुतालिक दिया। उसने आयरन ब्रदर कहा, उसने कहा कि पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, इसके हम साथ खड़े हैं और हम पाकिस्तान को किसी भी तौर पे तनहा नहीं छोड़ेंगे। और यह भी हकीकत है कि इस रीजन में अगर इंडिया और चाइना के दरमियान कोई बफर है तो वो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान एक तरफ से इंडिया को कवर करता है, क्योंकि इसके बाद तो जो पावर गेम है वो तो, अगर पाकिस्तान बीच में ना हो तो दो ऐसे मुल्क जिनकी आबादी 1.5 अरब है और एक टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, एक कोशिश कर रहा है, इन दोनों के दरमियान कोई मुताबिकत भी नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है ना कि फिर चाइना हमारे साथ डेफिनेटली, जैसे उसने कहा, खड़ा होगा, आयरन ब्रदर है। तो क्या उस सूरत में हमारा वॉर स्टेमिना बढ़ सकता है तो कितना बढ़ सकता है, इसके कितने इम्कानात हैं? देखिए, ऐसे कर रहे हैं तो मैं आपके टाइम टेस्टेड फ्रेंड है। 71 के बाद जब सारे एम्बार्गोज लगा दिए थे अमेरिकन वेपन्स के ऊपर, भारत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा था, क्योंकि वो तो सारे सब कुछ सोवियत यूनियन से ले रहा था। लेकिन हम जो है बुरी तरह से उससे मुतासिर हुए, और उस वक्त चीन हमारी मदद को आया। उसके पास जो टूटी फूटी चीजें थी, जो भी था, मतलब इतना एडवांस नहीं था, लेकिन वो सब देने को तैयार था। और अभी जो उसने ये बयान दिया उससे भी ये जाहिर होता है। लेकिन जैसा कि आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा था, और इसको बाकी साथियों ने भी एंडोर्स किया, कि चाइनीज टेक्नोलॉजी इस वक्त जो है वो सुपीरियर है, चाहे वो स्पेस की हो, चाहे वो हाइपरसोनिक की हो, चाहे वो स्टैंड ऑफ वेपन्स की हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की। लेकिन एक और प्लेयर यहां पे है जिसको आपने नाम नहीं लिया। भारत ने मशरकी पाकिस्तान को अलहदा इसलिए किया था क्योंकि वो 2 वॉर सिनेरियो से, या वो एनविल और हैमर के बीच में फंस जाता था अगर हम मशरकी पाकिस्तान से और मगरबी पाकिस्तान से दोनों तरफ से हमला करते। उसने साजिश करके उसको अलहदा कर दिया। लेकिन अभी आप देखें कि मोहम्मद यूनुस की जो हुकूमत है और जनरल फजलुर रहमान ने जो बयान दिया है, इट इज वेरी वेलकमिंग। और इससे भारत के काफी जो है ना, उनके जो समझदार लोग हैं, उनके होश उड़ गए हैं। तो दिस इज समथिंग व्हिच वी नीड टू बिल्ड ऑन द फियर। जब तक वो फियर नहीं आएगा, द फियर ऑफ रिटेलिएशन ऑफ, चाहे वो जंग को की तूल खींचे, और जो आप सवाल कर रहे हैं उसका तो बेसिक जवाब ये कि हाँ, हमारे वॉर स्टेमिना में इजाफा हो सकता है, लेकिन हम इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें ऐसे इक़दाम करने चाहिए कि इट शुड बी शॉर्ट, क्रिस्प बट हार्ड हिटिंग। ओके, मगर सर जब वॉर शुरू होती है तो फिर ये इसकी डायनेमिक्स क्या होंगी, वो तो उसके बाद ही पता चलता है ना, कि वो क्या शो करते हैं, हम क्या शो करते हैं, वो हमें कहाँ सरप्राइज करते हैं, हम उन्हें कहाँ सरप्राइज करते हैं। तो ऐसी सूरत में तो फिर मामला कहीं का कहीं चला जाता है। फिर तो डे टू डे स्ट्रेटजी बनानी होती है। माजी में जंगों में ईरान हमारे साथ रहा तो हमारा स्टेमिना डेफिनेटली, उसके पास ऑयल रिजर्व्स हैं। तो इस दफ़ा अगर कोई ऐसी कोई चीज़ होती है तो हम कहाँ तक आगे जाएंगे। मैं आगा जफ़र हिलाली साहब ने सर, उनको भी शरीक गुफ्तगू करूंगा। आगा साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद हैं। जी थैंक यू।
सर, वॉर स्टैमिना की बात हो रही है भारत को जवाब देने की। पाकिस्तान का मौकिफ आ चुका है कि हम देंगे, अपने वक्त में देंगे, अपने टारगेट हम तय करेंगे, और जाहिर सी बात है हम तो दिन की रोशनी में हमला करते हैं, रात के अंधेरे में तो करते नहीं हैं। तो सर, हाँ, एक हमला उन्होंने किया, एक हम करेंगे, पलट के वो भी वार कर सकते हैं, या हमारा हमला ऐसा होना चाहिए कि दोबारा उनको हिम्मत ना हो, ये जंग कहीं पर भी जा सकती है, लिमिटेड हो सकती है, आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली चीज तो यह है कि मेरे ख्याल में अगर ये जंग अब जल्दी खत्म नहीं हुआ, उसका माने ये है कि जो जबरदस्त प्रेशर पड़ रहा है हिंदुस्तान हमारे पे और कुछ हद तक हिंदुस्तान पे के सीज फायर एक्सेप्ट कर लो, अगर ये नहीं कामयाब हुआ और ऐसा ही चल रहा है जंग, तो मेरे ख्याल में पहली चीज हमने ये करनी चाहिए कि जिधर आरएसएस कार्डर्स की ट्रेनिंग हो रही है, जिन मंदिरों में वो ट्रेन करते हैं, उसको तो जाके उसको ठोक देना चाहिए। ओके, ये तो हम वी ओ देम दिस। एक वजह ये है कि उन्होंने मस्जिदों को क्लियरली टारगेट करके किया है, ठीक है। और करते करते उन्होंने 26 लोगों को मार दिया है। मगर सर, हमारी इस्लामी तालीमात में ये नहीं है ना कि हम किसी की इबादत गाह को निशाना बनाएं। हम नहीं, माफ करिए, हम नहीं कह रहे हैं कि भाई हम मंदिर को मार रहे हैं, हम कह रहे हैं हम टेररिस्ट को देख रहे हैं, आरएसएस के। अगर वो मंदिर में घुस जाए तो क्या करें हम फिर? हम तो नहीं टारगेट करें मंदिर को, हमने शुरू नहीं किया और हमने कभी टारगेट किया ही नहीं। मगर अगर हमारे साथ हर वाकये पे ये होता है, बालाकोट पे वो मस्जिद था ना जिसको वो बम करने की कोशिश कर रहे थे, जिधर वो नहीं लगा। मगर सर, पाकिस्तान ये भी तो चाहता है कि वहां पर जो मुसलमान हैं वो महफूज रहें, वो किसी इश्तियाल अंगेजी का शिकार ना हो। महफूज नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं कि हम अगर उनका साथ दें तो शायद वो थोड़ा सा महफूज हो जाए। आप कहते हैं कि अगर हम करेंगे तो वो और गैर महफूज हो जाएंगे। मैं कहूंगा कि अगर उनको पता चले कि पाकिस्तान उनके साथ है और पाकिस्तान ये इंतहा पसंद आरएसएस है, उसमें क्या खराबी है? उनको व्हाट इज द नेगेटिव इफेक्ट ऑन, इससे ज्यादा नेगेटिव क्या हो सकता है यार कि वो तड़प रहे हैं उधर। मैं आपको बताता हूँ, हर इंटरव्यू के लिए एक मुसलमान जाता है, मुझे कहा गया कि जी हम नाम बदल देते हैं, हमारा ड्रेस बदल देते हैं, हम सलाम नहीं करते, हम नमस्ते करते हैं, वो ये करते हैं, वो जो भी है हम करते हैं, हमें नौकरी मिल जाता है। मगर कमरे निकलने के पहले वो आदमी कहता है एक और बात, पतलून खोलो। लाहौल वला कुव्वत। सर जी, हाली साहब, क्या ये ऐसा करना क्या मुनासिब होगा जैसा जफर हिलाली साहब फरमा रही? नहीं, देखिए, बात यह है कि जो सबसे बड़ा टेररिस्ट है वो तो राष्ट्रपति भवन में रहता है और उसका नाम है नरेंद्र मोदी। आपको तो टारगेट उसको करना है। आपको एक चीज याद रखनी चाहिए कि आज से 50 साल पहले हेमानी सावरकर ने, जो कि सावरकर की भतीजी थी, ग्रैंड और जो अपते था जिसने के कत्ल किया था गांधी जी को, उसके भाई के बेटे से इसकी शादी हुई थी। इसने जो तंजीम बनाई अभिनव भारत, उसमें जो कैडेट्स हैं, यानी कि एक तरह का पब्लिक स्कूल है, जो एंट्रेंस के लोग हैं जिन्होंने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाना है और बाद में पुलिस सर्विस में, उनकी छोटी उम्र से तरबियत की जाती है यही हिंदुत्व के ऊपर। एंड दे हैव रिजन थ्रू द रैंक्स। उनके 2 चीफ्स के मैं नाम ले सकता हूं जो कि इसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से निकले हैं। आपका जो क्या नाम है, मुंबई हमले से पहले जो समझौता एक्सप्रेस के ऊपर जिसने हमला करवाया था, ये सब लोग वहां मगर सर ठीक है, मोदी हिंदुत्व का दाई, वो उनका लीडर, लेकिन हिंदुत्व का जो प्रचार करने वाले या उसके पैरोकार हैं, वो जो जुल्म ज्यादती कर रहे हैं वो इंडिया के अंदर कर रहे हैं। हम तो बाय द बुक चलने वाले लोग हैं। हम कैसे ये कर सकते हैं कि जी उनको टारगेट करें और ये साबित करें कि ये वो लोग हैं जो आकर हमारे यहाँ दहशतगर्दी कर रहे हैं? वो तो कहीं ना कहीं से निकालते हैं ना, मुसलमान दुश्मनी को निकालते हैं, एक वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है उसे इस्तेमाल करते हैं।
जो इस्तीफा नहीं कर पाए वो, तो ये एक प्रॉब्लम नहीं होगा? नहीं, प्रॉब्लम तो बिल्कुल होगा, क्योंकि इस्लामोफोबिया जो है वो तो इतना बड़ा हुआ है। और जो मुसलमान है, जैसे आगा हिलाली साहब भी कह रहे थे, उनकी हालत बहुत ही अबतर है, जो कि बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि ये वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया था, जिनके बारे में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा था कि इनको आपने छोड़ दिया तो इनको खत्म कर देंगे, और अब एग्जैक्टली मोदी वही कर रहा है। मेरा पॉइंट ये है कि आपको उसूलन जो है एज ए मुसलमान, चूंकि हमारे इतकाद, हमारा अकीदा, हमारा जो है मजहब हमें ये नहीं सिखाता कि हम नहाते और इन लोगों, लेकिन हम इनको एक्सपोज तो कर सकते हैं। हम क्यों नहीं इसके करना और बात है, मगर हिलाली साहब एक्सपोज तो बिल्कुल जैसे कर रहे हैं आप जनाब हाली साहब जो हैं वो बुक्स लिख रहे हैं और उन पर काम कर रहे हैं, तो एक्सपोज मीडिया पे कर रहे हैं, लेकिन अटैक कर देना ऐसी जगहों पर, तो इसकी जस्टिफिकेशन क्या देंगे हम? आपने दो चीजें कहा है। आपने पहली एक बात कहा है कि अगर वो अंदरूनी हिंदुस्तान में बिगटिज्म करते हैं, एक्सट्रीमिज्म करते हैं, वो उनका काम है, हमारा काम नहीं है। माफ करिए, आरएसएस के कार्डर्स तो मोदी खुद जब सबसे बड़ा एजाज वो ले रहा था वो हसीना वाजिद से जो बांग्लादेश दे सकता था, उस तकरीर में 50 साल उनकी एनिवर्सरी में क्या कहा? उसने कहा, बेगम साहब अब आपको पता चला है, अब आप क्या, उसको तो उस वक्त पता चला था कि कितने हजार आरएसएस के कार्डर्स को हमने ट्रेन किया और उनको मुक्ति वाहिनी के नाम पे इंसर्ट किया बांग्लादेश के अंदर। कितने हजार, उसने कहा हाँ, और उसको सबसे बड़ा एजाज मिला। तो इज दैट नॉट इंटरफेरेंस इन आउटसाइड इंटरफेरेंस, कि वो अंदरूनी कार्रवाई है सिर्फ? तो सर उसको कोई नहीं। ठीक। तो एक दूसरी बात देखिए, मैं नहीं कहता ये कि आप जाके हिंदुओं को मारें, नो, मैं नहीं कहता कि आप जाके उन हिंदुओं को किसी और मुल्क में मारें जो पाकिस्तान के दुश्मन है, वो भी मैं नहीं कहता। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो इस्लामोफोबिक सर एक ब्रेक लेना होगा हिलाली साहब, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करते हैं। जो हिलाली साहब बात कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त, लेकिन इस वक्त तो इंडियन आर्मी हमारे यहाँ दहशतगर्दी कर और इसके सबूत DGISPR दे चुके हैं, तो डायरेक्ट उनको अटैक क्यों ना किया जाए? सवाल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के टारगेट्स क्या हो, हिंदुत्व की बात हुई, और ब्रेक से पहले जाने से पहले मैंने कहा कि हमारे यहाँ तो दहशतगर्दी इस वक्त इंडियन आर्मी कर रही है और हम इसके सबूत दुनिया के सामने पेश कर चुके हैं। तो हिलाली साहब भी और हाली साहब, आप दोनों से जानना चाहूँगा, व्हाई नॉट डायरेक्ट इंडियन आर्मी? सर अगर आप मुझे पूछते हैं तो मैं आपसे जवाब ये दूंगा कि 21 मुसलमानों और सिख जो हिंदू जो मोदी ने मारा है पाकिस्तान के अंदर अपने एजेंट्स भेज के, जो उसने कन्फेस किया है, डोवाल ने प्राउडली अनाउंस किया है, उसके बारे में आपका क्या सोच है? आप कह रहे हैं कि अगर हम जाके हिंदू एक्सट्रीमिस्ट को, जो मुसलमानों को तंग करते हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, जो बंगाल में जाके पाकिस्तानी फौज के खिलाफ लड़े हैं, अगर मैं कह रहा हूं कि उनको भी आप कभी कभी के, अगर ये जंग चलने वाला है तो उनको भी हमारे एयरफोर्स को एक विजिट करना चाहिए जिधर वो रहते हैं, ठीक, और उसको बॉम्ब करना चाहिए जिधर वो रहते हैं, नहीं कि वो मंदिर। मगर अगर मंदिर के अंदर हैं तो अब क्या करें? तो कहने की बात आपको सिर्फ ये है कि उस वक्त जब मोदी ने एक्सेप्ट किया प्राउडली कि मैं जाके उधर हम मारे हैं, वो जो एक्सप्रेशन है हम घुस के मारेंगे, उन्होंने तो घुसा दिया पाकिस्तान में और लोगों को पिकिंग वन बाय वन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। गुलभूषण यादव को देख के क्या नहीं किया। तो मैं नहीं समझ, देखिए ये जो जंग है, यू कांट फाइट विद ग्लव्स ऑन, यू हैव टू टेक द ग्लव्स ऑफ। अब आप बात कर रहे हैं उनके फौज के बारे में जी सर, मैं हाली साहब से भी ले लूं सर, वक्त बहुत मुख्तसर है, तो उनसे बात जी। हाली साहब आपका क्या टेक है इस पर? देखिए मेरा टेक ये है कि एग्रेसिव डिप्लोमेसी की बहुत सख्त जरूरत है। ये तो आई एम सो ग्लैड कि इस वक्त हिलाली साहब हैं, ही इज वन ऑफ द एग्रेसिव डिप्लोमेट्स दैट आई नो एंड वी आर पर्सनल फ्रेंड्स। लेकिन बात ये,
अगर हम बात करते हैं कि उसने मोदी ने उस वक्त बांग्लादेशी पार्लियामेंट में खड़े होकर के ये बयान ऑन रिकॉर्ड कहा था, तो व्हाई डिडंट वी टेक हिम टू कोर्ट? उस वक्त हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाते। चले, वो मुक्का लड़ाई के बाद याद है, अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। हमारी यूथ को अभी आप देखें, एंड आई एम श्योर मसूद यू आर फॉलोइंग, एंड आई एम श्योर यू आर आल्सो पार्ट ऑफ द यूथ, कि आप जिस तरह का जज्बा है, जिस तरह हमारी कौम इस वक्त मुत्तहिद है, सड़कों पे बाहर निकली हुई है, और जिस तरह के टिकटॉकर्स और ये आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें तो अफसोस है कि हमने फलस्तीन के लिए कुछ नहीं उतना किया, लेकिन इस वक्त अगर हमें खतरा है तो हम नैरेटिव देने को तैयार है। तो वी हैव टू मोबिलाइज दीज पीपल। और जहां तक हमला करने की बात है, द इंपॉर्टेंट थिंग इज कीप योर पाउडर ड्राई and make sure that the enemy knows that you're going to hit them very, very, very hard. थैंक यू सो मच ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड SM हाली साहब। बेहतरीन आपका हमने सुना हाली साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बेहतरीन तज्ज़िया आपने सुना। बाकी मेहमानों का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा, और पाकिस्तान को वाक़अतन एक ऐसा जवाब देना है जिसके बाद ये जंग ख़त्म हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।